फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं BSc ऑनलाइन एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा कक्षा 12 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा। जो भी यानी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है या फिर सब्जेक्टिव टाइप का आता है, मैं यहाँ पे आंसर कराऊंगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। इसका क्वेश्चन है, प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। यह हमारा क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले है प्रजातंत्र का सवाल। प्रजातंत्र क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र ये देखिए दो शब्द के में से नहीं बना हुआ है, प्रजा और तंत्र, यानी प्रजा प्लस तंत्र। ठीक, प्रजा का मतलब हो गया जनता और तंत्र का मतलब हो गया नियम। ठीक, अब प्रजातंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डेमोक्रेसी। इंग्लिश में डेमोक्रेसी, क्रेसी के नाम से जानते हैं। ये जो डेमोक्रेसी शब्द है यह यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोक्रेसी जो शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेटोस। ये तो इसे डेमोस प्लस क्रेसिया भी कहते हैं या डेमोस प्लस क्रेटोस भी कहते हैं। दो क्रेटोस और क्रेसिया। क्रेटोस मतलब हो गया शक्ति और क्रेसिया मतलब हो गया शासन। तो दोनों का अर्थ हम चलते हैं देखते हैं तो एक ही आता है, इसलिए क्रेसिया और क्रेटोस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्रेटोस भी कहीं आता है और क्रेसिया भी आता है, इससे घबराना नहीं है। तो इसको लिख देते हैं डेमोस प्लस क्रेटोस। क्रेटोस, डेमोस का मतलब हो गया, पहले डेमोस प्लस क्रेटोस ये यूनानी भाषा का शब्द है, यह जान लिए। या डेमोस का अर्थ हो गया जनता, जनता, और क्रेटोस का अर्थ हो गया शक्ति, शक्ति, जनता शक्ति। डेमोस जनता, क्रेटोस शक्ति, जनता शक्ति, डेमोस क्रेटोस। ठीक, अब है इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हो गया जनता की शक्ति, जनता की शक्ति। अब जनता की शक्ति यानी जनता के द्वारा चलाया गया शासन। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? जिसमें जहाँ पर जनता का शासन चलता है वहीं प्रजातंत्र होता है। तो इसके यह परिभाषा हो गया। यह परिभाषा होने के बावजूद भी कई सारे विद्वान जो है अलग अलग परिभाषा दी है। डॉक्टर सीले के अनुसार, डॉक्टर सीले के अनुसार परिभाषा क्या दिया गया था कि प्रजातंत्र, जनता, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में पूरे देश की जनता भाग ले सकती है। यह इसका दिया गया परिभाषा था। डॉक्टर सीले के अनुसार परिभाषा दिया गया था, क्या था? यानी प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है इसमें पूरे देश की सारी जनता भाग ले सकती है और कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन डॉक्टर सीले के अनुसार दिया गया परिभाषा अधूरी थी, यह सटीक नहीं थी। तो सबसे अच्छी परिभाषा दी है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन लिख देते हैं, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा क्या दिया गया था
प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित शासन है। क्या दिया गया था? प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए एक संचालित शासन है। यह परिभाषा जो थी सबसे अच्छी थी और सबको अच्छी भी लगी। और इसका अब प्रकार देख लेते हैं। प्रजातंत्र को सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। डॉक्टर सीले ने क्या परिभाषा दी थी? प्रजातंत्र में देश की हर एक जनता भाग ले सकती है। यह परिभाषा ठीक नहीं थी, इसलिए अब्राहम लिंकन ने सबसे अच्छी परिभाषा दी थी। क्या कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित शासन है। यह परिभाषा सबसे सटीक थी। इसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं। प्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, प्रजा प्लस तंत्र। प्रजा का मतलब हो गया जनता, तंत्र का मतलब हो गया नियम। प्रजातंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन? डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस का मतलब हो गया जनता और क्रेटोस का मतलब हो गया शक्ति, मतलब जनता की शक्ति। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया प्रजातंत्र का क्या? जनता की शक्ति। अब इसका परिभाषा अलग अलग विद्वान ने दी है। डॉक्टर सीले के अनुसार प्रजातंत्र में देश की प्रत्येक जनता भाग ले सकती है। और अब्राहम लिंकन के द्वारा प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित शासन है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका प्रकार जानते हैं। प्रजातंत्र का दो प्रकार होता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। रुकिए इसको मिटा देते हैं तब इसको लिखते हैं। प्रजातंत्र के दो प्रकार कौन कौन? एक हो गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यह हो गया पहला प्रकार। अब है दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं? वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है इसके बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पहले किसे कहते हैं अब ये जान लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वैसी प्रणाली जहाँ पर देश की सारी जनता, देश की सभी जनता यानी देश का संपूर्ण जनता प्रजातंत्र में सरकार का निर्माण करती है चुनाव के द्वारा और कानून का गठन करती है। यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण परिभाषा हो गया। क्या हुआ? देश की संपूर्ण जनता चुनाव के द्वारा सरकार का निर्माण करती है और कानून का गठन करती है। यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो गया। तो इसका परिभाषा कैसे देना है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वैसी प्रणाली है जिसमें देश की संपूर्ण जनता के द्वारा जो सरकार चुने जाते हैं वही कानून का गठन करते हैं। यह हो गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का परिभाषा। अब इस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है कहाँ पे? तो है यह स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समझ में आ गया। अब है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि देश की सभी जनता प्रतिनिधि चुनता है और प्रतिनिधि सरकार को चुनता है और सरकार कानून का निर्माण करता है, कानून का गठन करता है। यही करता है। यह कहाँ पे? भारत में। अब इसको किताबी के तरीके से जान लेते हैं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वैसी प्रणाली है, वैसी शाखा है जिसमें देश की संपूर्ण जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही सरकार का निर्माण करते हैं और वह कानून का निर्माण करते हैं। ठीक। और यह कहाँ पे है? यह हमारे देश भारत में है। भारत में है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है हमारा दीर्घ उत्तरीय में आता है और अगला जो बताएं प्रजातंत्र वो भी दीर्घ उत्तरीय में ही था। और इसका यह क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई थी?
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पहले कब हुई थी ये जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। लिख देते हैं 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में स्थापना हुई थी किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब क्यों हुई थी इसके बारे में जानते हैं। जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था बहुत ही विनाशकारी हुआ था। इसमें बहुत से लोग की मृत्यु हुई थी और बहुत से धन भी मतलब खर्च हुआ था, जिसके कारण और लोग मतलब कि यहाँ पे देश विदेश के जनता नेता ने सोचा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था का गठन करना चाहिए जिससे कि भविष्य में कभी ऐसी विनाशकारी युद्ध नहीं हो। इसी उद्देश्य के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। समझ में आ गया क्यों हुई थी? फिर से एक बार देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध सबसे विनाशकारी हुआ था, जिसमें कि काफ़ी धन और जन की क्षति हुई थी। ऐसा विनाशकारी युद्ध कभी ना हो, इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर। क्या नाम है? अटलांटिक चार्टर। एक संस्था का निर्माण किया गया था और उसके बाद क्या किया गया? संस्था यही था, संयुक्त राष्ट्र संघ। संस्था कौन सी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मिलकर 14 अगस्त 1941 ईस्वी को, कहाँ के पहले देख लीजिए, 14 अगस्त 1941 ईस्वी को अटलांटिक चार्टर अटलांटिक चार्टर नामक एक पत्रिका प्रकाशित किया। कौन कौन मिलकर? तो अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसको लिख देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति तथा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मिलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलकर एक अटलांटिक चार्टर नामक एक पत्रिका को घोषित किया। कब किया? 14 अगस्त 1941 ईस्वी को। इसको भी लिख देते हैं, 14 अगस्त 1941 ईस्वी को क्या किया? अटलांटिक चार्टर का पत्रिका प्रकाशित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या किया था? अटलांटिक चार्टर नामक पत्रिका। यहाँ पे रेफ देना भूल गए थे। चार्टर, अटलांटिक चार्टर नामक पत्रिका का 1941 ईस्वी में, 14 अगस्त 1941 ईस्वी में किसने अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मिलकर 14 अगस्त 1941 ईस्वी को अटलांटिक चार्टर नामक पत्रिका घोषित किया। इसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न देशों ने विभिन्न सम्मेलन किया। इसको मतलब कि अटलांटिक चार्टर नामक पत्रिका को संशोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार का सम्मेलन हुआ। कौन कौन सा सम्मेलन हुआ? याल्टा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन और सबसे अंत में अमेरिका के सेंट फ्रेसी नामक शहर में सम्मेलन हुआ।
कौन कौन सा सम्मेलन हुआ ये लिख देते हैं। याल्टा सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक। दूसरा हो गया तेहरान सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, और सबसे अंत में के कहाँ हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में सम्मेलन, अमेरिका के सेंस नामक शहर में सम्मेलन, शहर में सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था, इसको संशोधित करने के लिए याल्टा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, तब सबसे अंत में हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में सम्मेलन। और यह सम्मेलन जो है इसको पहले मिटा देते हैं तब आगे लिखते हैं। यह सम्मेलन जो था 25 अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945 तक यह सम्मेलन चला था। इस पर बात विमर्श हुआ था। कब से कब तक, 25 अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945 तक इसका सम्मेलन का बातचीत चला था। और तब जाकर के 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन हुई। और जब जिस टाइम इसका गठन हुआ था तो उस समय इसके सदस्यों की संख्या थी सिर्फ 51 गो इसका सदस्य था, सदस्य देश क्या गो था, 51 गो। किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी थी शुरुआत में, 51 गो। और बढ़ते बढ़ते अभी कितना हो गया, 193 सदस्य देश। यह था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई थी इसके बारे में। अब इसको पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखा तो पहले चुके हैं, अब सिर्फ मैं बोल देता हूँ, समझ लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध सबसे विनाशकारी हुआ था, बहुत ही विनाशकारी हुआ था। इसमें काफ़ी धन और जन की क्षति हुई थी। ऐसा विनाशकारी युद्ध फिर कभी नहीं हो, इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का गठन किया गया। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक अटलांटिक चार्टर नामक पत्रिका को घोषित किया। कब किया था, 14 अगस्त 1941 ईस्वी को। और इस पर विचार विमर्श करने के लिए बहुत सारा सम्मेलन हुआ। कौन कौन सा सम्मेलन हुआ था, याल्टा सम्मेलन हुआ था, मॉस्को सम्मेलन हुआ था, तेहरान सम्मेलन हुआ था, और सबसे अंत में सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में सम्मेलन हुआ था अमेरिका के। और यह सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945 तक चला था। और तब जाकर के 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। और शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश था कितना, 51 गो। अभी बढ़कर कितना हो गया, 193 गो। यह क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने होते हैं। यह क्वेश्चन जो है हमारा दीर्घ उत्तरीय में भी आता है और
लघु उत्तरीय में भी ये हमारा प्रश्न आता है। तो अभी हम लघु उत्तरीय की तरह से जानते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं दीर्घ उत्तरीय की तरह से इसे बताऊंगा। तो चलिए इसको लघु उत्तरीय की तरह से इसको सॉल्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन? महासभा, जिसे साधारण सभा भी कहते हैं, महासभा भी कहते हैं, तो यह हो गया। और दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, तीसरा हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद, और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और पांचवा हो गया सचिवालय, और छठा हो गया संरक्षण परिषद। यह 6 पॉइंट आता है। इसको पहले हम लिख देते हैं और इसके बारे में मैं कल दीर्घ उत्तरीय में बताऊंगा। पहले मैं लिख देता हूं इसका अंग। पहला है महासभा, जिसे क्या कहते हैं? साधारण सभा भी इसे कहते हैं, साधारण सभा। दूसरा पॉइंट हो गया सुरक्षा परिषद। तीसरा पॉइंट हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा आ गया संरक्षण परिषद। क्या हो गया? संरक्षण परिषद चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक। छठा पॉइंट हो गया सचिवालय। कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। कितना हो गया? 6 को। कौन कौन सा? महासभा, जिसे साधारण सभा भी कहते हैं। दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा आ गया लास्ट में सचिवालय। चलिए अब वीडियो को कहते हैं अलविदा, और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ अलविदा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।